ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हम पिछली वीडियो में ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि आप लीगल कानूनी तरीके के साथ भी यूरोप जा सकते हैं और अपने हालात को भी बेहतर कर सकते हैं और मुल्क के हालात को भी बेहतर कर सकते हैं। हमने इसके लिए 3 कैटेगरीज को डिस्कस किया। पहली कैटेगरी कि आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर भी जा सकते हैं, दूसरा आप एज ए टूरिस्ट भी यूरोप में जा सकते हैं, और तीसरा आप वर्क परमिट पे भी यूरोप जा सकते हैं, और चौथा आप इन्वेस्टमेंट की बेस पे भी जा सकते हैं कि आपके पास जो रेवेन्यू है उसको इन्वेस्ट करके आप उधर कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करते हैं और उस हिसाब से आप जा सकते हैं। तो अभी आज जिस कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे वो है टूरिस्ट वीज़ा, कि शेंगेन का जो टूरिस्ट वीज़ा आपको किस तरह से मिल सकता है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हाथ लगाने हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे। इन्हीं कामों के लिए नॉर्मली लोग एजेंट्स के पास जा रहे होते हैं और उनको हैवी अमाउंट्स दे रहे होते हैं। तो हम आज इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं जिनको लगा के आप खुद भी अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। नॉर्मली होता यह है कि जो प्रोसीजर है लीगली उसी को ये एजेंट भी इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करके तो वो आपका वीज़ा प्रोसेस कराते हैं, वीज़ा लग जाता है और आपसे हैवी पैसे चार्ज कर लेते हैं। तो बेहतर है कि आप लोग खुद ही कोशिश करें और चंद हज़ार रुपयों के अंदर आप खुद यूरोप पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्पेन है, आज हम स्पेन को डिस्कस करते हैं। तो अभी जब मैं शेंगेन वीज़े पे भी आया, इस वक्त मैं हूँ जर्मनी में, तो मेरा आलमोस्ट कोई 23 के 24 हज़ार रुपया आलमोस्ट लगा होगा सिर्फ अपना जो मैंने वीज़े की फ़ीस सबमिट कराई होगी और जिसकी बेस पे मुझे वीज़ा दिया गया होगा। आपने इस अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं और डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है आपके विजिट वीज़े के लिए, वो आपने पहले तो अपनी डेट्स को डिसाइड करना है कि आप किन डेट्स के अंदर यूरोप जाना चाह रहे हैं। ये आपको शेंगेन वीज़ा सारे मुल्कों में एक उसी वीज़े के ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे अभी मैं स्पेन आया हूँ, स्पेन से पुर्तगाल आया हूँ, पुर्तगाल से जर्मनी आया हूँ, फिर हॉलैंड गया हूँ, अभी फिर जर्मनी हूँ। तो आप मुख्तलिफ एरियाज़ में जिस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं और आप उसको इंजॉय कर सकते हैं अपने ट्रिप को। सबसे पहले आप जो डेट्स आपने फाइनल की हैं उनके लिए आप वीज़ाट्रॉनिक्स की BLS की जो वेबसाइट है, जैसे हर कंट्री ने डिफरेंट जो कोरियर सर्विसेज हैं उनके साथ एग्रीमेंट किया होता है। जैसे गैरीज वालों के साथ UK का एग्रीमेंट है, इसी तरह से स्पेन का जो एग्रीमेंट है वो है वीज़ाट्रॉनिक्स वालों के साथ। वीज़ाट्रॉनिक्स आपसे आपका डॉक्यूमेंट लेता है, आपसे पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स आपके वीज़े को प्रोसेस कराने के लिए एम्बेसी भेज देता है। सबसे पहले आप BLS की वेबसाइट पे जाएंगे, जो पाकिस्तान में जो स्पेन की जो वेबसाइट है एम्बेसी की, वहाँ पे आप जाएंगे। मैं ये सारा डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इसकी डिटेल भी शो हो रही होगी कि आप किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसमें आप अपना नाम देंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, अपनी ईमेल देंगे, तो आपको एक पासपोर्ट नंबर देंगे तो आपका OTP नंबर जनरेट होगा जो आपकी मेल पे आएगा। OTP नंबर आप जब लगाएंगे तो उस पर फिर आपके सामने कैलेंडर की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। तो जो डेट्स आपने डिसाइड की हुई हैं उनको जहन में रखते हुए आप यहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट की डेट फिक्स करेंगे। ये आपने अपने जहन में रखना है कि जब आप डॉक्यूमेंट जिस अपॉइंटमेंट की डेट को आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं वहाँ से ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते आपका वीज़ा प्रोसेसिंग में लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 मई को अपना पासपोर्ट सबमिट कराया तो आप अपने जहन में रखें कि एम्बेसी ने जिस दिन आपके बायोमेट्रिक और आपकी पिक्चर ली थी और आपसे वीज़ा फाइल सबमिट कराई थी, तो उससे आप 5 मई को अगर ली है तो आपकी फ़ाइल वापस आएगी ऑलमोस्ट 5 जून को। इनका पहले टाइम 2 हफ्ते का था, फिर ये 3 हफ्ते कह रहे थे और अभी वैसे टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आप अपने जहन में थोड़ा ज़्यादा टाइम रख के ही इसे करें। अच्छा, अब जिस दिन की आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, आपको उस कैलेंडर पे जो सामने चार्ट आ रहा है उस पर आपको मेंशन होगा कि डेट जी ये डेट्स अवेलेबल हैं। तो आप उस दिन की डेट, फॉर एग्जांपल जी आज अब कर रहे हैं तो 5 मई की फॉर एग्जांपल आपको डेट अवेलेबल है, तो आप उससे क्लिक कर लेंगे और इस डेट को फाइनल कर देंगे। इसकी आपको मेल आ जाएगी, इस मेल का आप अपने साथ प्रिंट आउट ले लेंगे। तो ये आपका पहला फेज़ कंप्लीट हो गया अपॉइंटमेंट लेने का। अच्छा, आजकल अपॉइंटमेंट का काफ़ी रश है तो अपॉइंटमेंट इजीली मिलती नहीं है, तो आपको मुख्तलिफ औकात में 5-6 दफ़ा ट्राई करना पड़ती है कि कब आपके लिए अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। आप कभी रात को ट्राई कर लें, दिन को करें, 5-6 दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी।
पहला फेज क्लियर हो गया कि आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है। अब आपने अपनी फाइल प्रिपरेशन करनी है कि किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करेंगे जो वीज़ा ऑफिसर तंग भी ना हो और आपकी सेंस बने कि वाकई इन्होंने जाना है। जो उसके लिए अभी इसमें दो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। एक तो ये कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, पहले फेज में हम ये डिस्कस करेंगे, और दूसरे में ये डिस्कस करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करते हैं और वो आपको वीज़ा दे देता है, और आप बजाय कि एजेंट को 40-50 लाख दे के यूरोप जाने की बजाय इस 23-24 हज़ार में भी आप किस तरह से यूरोप जा सकते हैं, जो आपने सेटिस्फाई करना है, हम उसको सेकंड फेज में उसको डिस्कस करेंगे। पहले आ गया कि आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट की एक्सपायरी, फॉर एग्जांपल अभी जिन डेट्स का आप वीज़ा मांग रहे हैं उस टाइम के बाद भी 6 महीने तक आपका वो पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अगर वो वैलिड होगा तो अकॉर्डिंगली फिर आपको वीज़ा इशू हो सकेगा। वो पासपोर्ट पहला फेज़ आ गया। दूसरी आ गई, आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराना। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको BLS की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, जो टूरिस्ट वीज़े के लिए आपका फॉर्म होता है। ये आपको BLS की वेबसाइट से मिल जाएगा और अकॉर्डिंगली आप इसे फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, आपसे वीज़ा फॉर्म खुद सबमिट नहीं हो सकेगा, तो आप ये वीज़ा ट्रॉनिक्स वालों के पास जाते हैं। उनका जो बाहर स्टाफ बैठा होता है वो भी 500 रुपया लेके आपका फॉर्म फिलअप करके दे देंगे। ये 4 पेजेस का फॉर्म होता है। पहले मेन 2 पेजेस ही जो होते हैं इनमें आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, और ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इतना हार्ड नहीं होता, ईजिली आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, ये पहला आ गया कि आप ये फॉर्म फिल करेंगे, अपनी साथ तस्वीरें अटैच करेंगे। अब दूसरा, इसके साथ आपने अपनी फ़्लाइट की बुकिंग लगानी है। फॉर एग्जांपल, आप अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं 10 जून से लेके 29 जून तक, 10 जून से 29 जून 19 दिन के लिए आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो आप लगाएंगे कि लाहौर से या इस्लामाबाद से या कराची से मैं 10 जून को ट्रैवल कर रहा हूँ इस फ़्लाइट में, और 19 को मैं इस फ्लाइट नंबर के थ्रू वापस आ रहा हूँ। तो पूरा उसका एक आप स्केड्यूल लगा देंगे। पहला, ये कोई पे करके आपने बुकिंग नहीं लेनी होती, ये रैंडम कोई भी ट्रैवल एजेंट जो होता है आपको इस बुकिंग ये बना के दे देता है आपको। दूसरा इसके साथ जो आप गाना है, एक तो हो गया कि 10 को मैं इधर से ट्रैवल करूंगा, और फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पेन का डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं 10 को ट्रैवल करूंगा, मैड्रिड या बार्सिलोना पहुंचूंगा। बार्सिलोना में पहुंच के मैंने booking.com या किसी भी होटल से जाके अपनी बुकिंग लगानी है साथ, कि मैं 10 को पहुंच के, अगर बार्सिलोना ही फॉर एग्जाम्पल 10 से लेके 18 तक मैं बार्सिलोना के अंदर हूँ 8 दिन, तो मैं किस होटल के अंदर स्टे करूँगा, उस होटल का कि मैंने booking.com से बुकिंग निकालनी है और साथ में अटैच कर देनी, या booking.com से लेनी, या उस होटल की वेबसाइट पे जाना है और उधर से अपनी बुकिंग कर लेनी है। अच्छा, बुकिंग कर ली, और जो नंबर उस होटल का होगा, उसकी वेबसाइट होगा, उसका एड्रेस होगा, वही हमने स्पॉन्सर के तौर पे अपने मेन फॉर्म के अंदर सबमिट उसको मेंशन कर देना। अच्छा, यहाँ अब 10 को गए, 18 तक की बार्सिलोना की बुकिंग लगा दी। अब आप समझते हैं कि मैंने 18 को मैड्रिड ट्रैवल कर जाना है बार्सिलोना से। अब आप बार्सिलोना से मैड्रिड की टिकट लगाएंगे, और साथ में फिर आप मैड्रिड से लेके 19 तक, अगर 18 से 19 तक आप मैड्रिड है तो वहाँ की होटल बुकिंग आप लेंगे। वो होटल बुकिंग आप साथ लगाएंगे, तो आप ये शो करेंगे कि मैं फ़लाँ जहाज़ से बैठ के बार्सिलोना गया, बार्सिलोना इस होटल में इतने दिन रहा, और बार्सिलोना से बैठ के इस जहाज़ पे मैं दूसरे शहर गया, उस शहर में इस होटल में इतने दिन रहा, और वहाँ से इस जहाज़ पे बैठ के पाकिस्तान वापस आ गया। यह पूरा एक प्रोसीजर दे देंगे। तीसरा मेन जो डॉक्यूमेंट आपने साथ लगाना होता है, वो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लगानी है। वो ऑलमोस्ट कुछ 3300-3400 रुपये में आपकी बनेगी। 30,000 यूरो तक की आपकी वो हेल्थ इंश्योरेंस होती है कि खुदा न खास्ता ट्रैवल के दौरान आपके साथ कोई हेल्थ इशू आ जाता है, तो 30,000 तक जो आपके पैसे होंगे ना, वो ये इंश्योरेंस कवर कर रही होगी आपका जो भी एक्सपेंसेस एमरजेंसी आएंगे। इसके अंदर आपका लगेज वगैरह मिसप्लेस, ये सारी चीज़ें जो आपकी एमरजेंसी इंश्योरेंस, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये आप ये इंश्योरेंस लगा देंगे, तो ये आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये इस तरह से आपके पूरे हो जाएंगे, इस तरह से कि आपका पूरा एक ट्रैवल प्लान इसके अंदर आ गया। अब इसके अलावा आपने कुछ चीज़ें अटैच करनी है कि आपके पास कुछ पैसे हैं कि जो आप अपने ट्रैवल को अफोर्ड कर लेंगे। इसके लिए आप अपनी साथ में बैंक स्टेटमेंट्स लगाएंगे। लास्ट 6 मंथ्स की आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी जो ये चीज़ क्लियर करेगी कि वाकई आपके पास पैसे हैं। इट डजेंट मैटर कि जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं आपके पास 20 मिलियन है, 30 मिलियन है, 40 मिलियन,
उन्होंने सीक्वेंस देखना होता है कि आपके पैसे किस तरह से आपके अकाउंट में आए और किस तरह से निकल रहे हैं। ये तो नहीं है कि एक ही दिन में इतने पैसे आए और बाद में निकल गए, आप गरीब हैं, नहीं। उन्होंने देखना कि वाकई ये कोई बिजनेसमैन है या कोई इन्वेस्टर है, या ये ट्रैवल अफोर्ड भी कर सकता है कि नहीं है, इसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, इसके मसल्स क्या हैं, उनको वो जज कर रहे होते हैं आपकी ट्रांजैक्शन की फ्लक्चुएशंस के साथ। तो इसलिए बजाय किसी एजेंट को पैसे दे के उससे पैसे लेके अपने बैंक स्टेटमेंट में रखवाने का फ़ायदा नहीं होता, तो आपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इसको मेंटेन करना होता है। कभी पैसे निकल जाएं, कभी आ जाएं, पता चलता हो कि कोई बिजनेसमैन है या किसी ऐसी फैमिली से है ये वापस आएगा। और इसके अलावा वो आपका देखेंगे कि आपकी जो टैक्स रिटर्न है, उन्होंने आपसे आपकी लास्ट टैक्स रिटर्न से लेनी है। वो टैक्स रिटर्न से वो ये देखेंगे कि ये बंदा टैक्स कितना जमा करा रहा है, रजिस्टर्ड भी है कि नहीं अपने मुल्क में। वहाँ पे टैक्स रिटर्न के साथ ही आपकी वेल्थ स्टेटमेंट भी होती है, उससे उनको एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट है, उनको आइडिया हो जाता है कि वाकई इस बंदे के पास इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल आपकी वेल्थ स्टेटमेंट पे अब लिखा होता है कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड कितनी है, आपकी फैक्ट्रियाँ कितनी, कमर्शियल लैंड कितनी है, आपके पास गाड़ियाँ कितनी हैं, कोई घर कितने हैं, वो सारी चीज़ें तो उस पर लिखी होती हैं। और ये सबसे अथेंटिक डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जा रहा था। बाकी तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आप 2 नंबर भी बना सकते हैं, जैसे पाकिस्तान के ऊपर लोगों को अक्सर ज़रा डाउट होता है। तो वेल्थ स्टेटमेंट जो आपकी टैक्स रिटर्न के साथ लगी हुई वो सबसे ज़्यादा अथेंटिक होती है। आपने अपनी फाइल को प्रिपेयर करते वक्त सबसे ज़्यादा फोकस इस पॉइंट पे रखना है कि जिस वीज़ा ऑफिसर ने आपको वीज़ा देना है उसने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि ये बंदा ट्रैवल करने मेरे मुल्क में आएगा और यहाँ पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करेगा और फिर इधर से वापस अपने मुल्क में चला जाएगा, मेरे कंट्री के ऊपर बर्डन नहीं होगा। तो आप अपनी सारी फाइल को ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि वाकई आपकी अपने मुल्क के साथ ऐसी बॉन्डिंग है कि आप वापस चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस पाकिस्तान में इतना एस्टेब्लिश है, अब जैसे मैंने अपने साथ अपनी बीइंग अ लॉयर अपनी लॉ फॉर्म और वो सारी डिटेल लगाई कि मैं हाई कोर्ट के अंदर ये वकालत कर रहा हूँ। मुझे कोई मैं 2017 में जब पहली दफ़ा तो सारी डिटेल्स लगानी पड़ी, बाद में तो मुझे ऐसा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मेरा ये लॉ ऑफिस है, मैं इधर प्रैक्टिस करता हूँ, ये मेरे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये मेरे काम हैं, ये मेरी राइस मिल है, ये मेरी लैंड्स हैं, ये मेरे एक्सपोर्ट लाइसेंसेस हैं। और वो सारी डिटेल्स मैंने अपनी उसके अंदर लगाई और उसको ये इंश्योर कराया कि मेरे पाकिस्तान में बड़ी स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं, तो ओबियसली मैं वापस जाऊंगा, मैं आपके मुल्क में नहीं रहूँगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस मुल्क में भी अभी वीज़ा अप्लाई करता हूँ तो इली लग जाता है। तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वो मुतमिन होना चाहिए, वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि इसकी अपने मुल्क के साथ रूट्स हैं तो ये वापस चला जाएगा। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक लगा, जब इसके अलावा जो आपकी लैंड्स है, जो आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, जो आपका कमर्शियल जो भी चीज़ें आप समझ रहे हैं, इन सब के डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच कर देने। जैसे ज़मीनें हैं तो फ़र्द इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के साथ लगा देनी है। अगर आपकी कोई मिल है तो मिल के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको साथ लगा देंगे, उसके रजिस्ट्रेशन कंपनी है उसके रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट साथ लगा देंगे। अच्छा, जो बिज़नेस प्रोफाइल है उसकी भी टैक्स रिटर्न आप अपनी फॉर्म, अपनी कंपनी जो कुछ है उनको साथ में आप अटैच करेंगे। इन सारी चीज़ों के अलावा आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगा सकते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल जो आपकी मिल है, घर है, जो भी चीज़ें उसके बिल को आप साथ लगाएंगे, आप अपने विजिटिंग कार्ड को लगाएंगे। ये सारी चीज़ें आप एक इसका बुकलेट अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके साथ अब आपको एक अपना रिक्वेस्ट देना है कि रिक्वेस्ट फॉर्म वीज़ा के लिए, जो भी आपकी फॉर्म आपकी कंपनी है, तो आप एक लेटर हेड पैड के ऊपर अपनी इस रिक्वेस्ट को लिखेंगे कि जी मैं सो एंड सो पाकिस्तान में सो एंड सो बिज़नेस कर रहा हूँ और मुझे वेकेशंस हैं, तो वेकेशंस के लिए मैं यूरोप जाना चाह रहा हूँ, जैसे स्पेन। तो स्पेन के अंदर फ़लाँ शहर में फ़लाँ जो पॉइंट है मुझे बहुत फैसिनेट करता है, तो इस वजह से मैं उसे जाके देखना चाह रहा हूँ। तो काइंडली मुझे वीज़ा इशू किया जाए। इस वीज़ा के लिए मैं फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक ट्रैवल करना चाह रहा हूँ। मैंने इसकी इंश्योरेंस बुकिंग सारी कुछ लगा दी है। तो आई अश्योर यू कि जब मेरा ये वीज़ा का टाइम पूरा होगा तो मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊँ। ये रिक्वेस्ट लेटर साथ लगा के ये पूरी अपनी फाइल बना के तस्वीरों के साथ आप वीज़ा ट्रॉनिक्स के ऑफिस चले जाएंगे। वहाँ पे आप जाएंगे, जब आप बाहर आपको एक टोकन देंगे, टोकन के अकॉर्डिंगली आपकी बारी आएगी तो आप अपने काउंटर में चले जाएंगे। काउंटर पे आपकी फ़ाइल दोबारा चेक की जाएगी, कोई डॉक्यूमेंट मिस तो नहीं है, और उसको एक पूरी तरतीब लगा के स्टेपल करके आपको फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब आपको फिर वो दूसरे काउंटर पे भेज देंगे जहाँ पे आपकी पिक्चर होगी, आपसे बायोमेट्रिक होंगे और आपसे जो फ़ीस होगी फ़ीस रिसीव कर ली जाएगी। जैसे फ़ीस आपको रिसीव कर लेंगे फिर आपको एक इन्वेलप दे देंगे जिस पे आप अपना एड्रेस लिख के उनको बता देंगे कि मैं फ़लाँ जगह से हूँ, फ़लाँ उसमें पैक करके आपके फॉर्म को भेज दिया जाएगा।
जब आपका पासपोर्ट चला जाएगा एम्बेसी के पास, फिर आप जब पासपोर्ट का वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा, जिन डेट्स की आपने ट्रैवलिंग की होती है नॉर्मली उससे 1-2 हफ्ता पहले वो आपके एनवेलप को ओपन करते हैं और आपका फ़ाइल सारी प्रोसेस करेंगे और फिर आपको एक मैसेज आ जाएगा या कॉल आ जाएगी कि जी आपका पासपोर्ट रेडी हो गया, तो आप कलेक्शन के लिए वीज़ा ट्रॉनिक्स के ऑफिस आ जाए। तो वीज़ा ट्रॉनिक्स के जब आप ऑफिस आएंगे तो आपको पासपोर्ट दे देंगे और अकॉर्डिंगली अगर आपका वीज़ा लगा हो तो आप इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली ट्रैवल कर सकते हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी और आप नेक्स्ट टाइम एजेंट्स के साथ जाके उनसे अपने पैसे वेस्ट कराने की बजाय लीगल तरीके के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा आपको खुद प्रोसेस करने का फ़ायदा होगा कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप हर दफ़ा ट्रैवल एजेंट के पास जाने की बजाय जब भी जाएंगे तो खुद भी जा सकते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया।